Bismillahirrahmanirrahim. This is third lecture, signal conditioning circuits of EMI. ये जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के. नंबर 1, आइडेंटिफाई द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक. Design an unbalanced Wheatstone bridge and determine its sensitivity and other parameters. Able to explain the advantage of using push-pull configuration in unbalanced AC and DC bridges. Define CMRR of an amplifier and explain its importance for amplifying differential signal. Number 5 is compare the performance of single input amplifiers inverting and non-inverting in terms of gain and input impedance. And number 6 is draw and derive the gain expression of a 3 op-amp instrumentation amplifier. तो ये जो हैं 6 ये इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप अचीव करेंगे. इंट्रोडक्शन. ये जो फिगर है ये हमें एलिमेंट्स ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम दिखा रही है. इसमें 3 ब्लॉक्स हैं. नंबर 1 सेंसिंग एलिमेंट, फिर बीच में है सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट, और जो तीसरा एलिमेंट है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट. इनपुट पे इसका मेजरेंट है और आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट है. ये जो बाकी स्लाइड है वो इन तीनों का पर्पज ये ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रही है. सब. नंबर 1 सेंसिंग एलिमेंट. सेंसिंग एलिमेंट कन्वर्ट्स द नॉन इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा. ये सेंसिंग एलिमेंट बेसिकली जो इनपुट होगी उसको कन्वर्ट करेगी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कि होगी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस एक्सेट्रा. जो सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट है उसका पर्पस है कि इट कन्वर्ट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू वोल्टेज लेवल सूटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. तो ये जो सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट है ये इसको कन्वर्ट करेगी ऐसे सिग्नल में जिसको फिर आप सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं. और जो आखिरी ब्लॉक है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट, और उसका फंक्शन है कि इट कन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ प्रीवियस स्टेज इनटू अ मोर सूटेबल फॉर प्रेजेंटेशन एंड अदर यूज, दैट इज डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग, ADC लिनियराइजेशन सर्किट. तो इस स्लाइड पे बेसिकली हमने देखा है कि 3 जो ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम के, वो क्या क्या फंक्शन उनका है, जो हो गया है सेंसिंग एलिमेंट, सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट और सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट. तो सेंसिंग एलिमेंट का ये फंक्शन है, सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट का ये फंक्शन है और सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट का ये फंक्शन है. नेसेसिटी. द सक्सेस of the design of any measurement system depends heavily on the design and performance of the signal conditioning circuits. Even a costly and accurate transducer may fail to deliver good performance if the signaling conditioning circuit is not designed properly. यानी ट्रांसड्यूसर जो एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो भी फेल हो सकता है अगर आपका सिग्नलिंग कंडीशनिंग सर्किट जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ. The schematic arrangement and selection of the passive and active elements in the circuit heavily influence the overall performance of the system. Often these are decided by the electrical output characteristic of the sensing element. Nowadays, many commercial sensors often have inbuilt signal conditioning circuit. This arrangement can overcome the problem of incompatibility between the sensing element and the signal conditioning circuit. तो अब जो आपके आजकल सेंसर्स अवेलेबल हैं उनमें जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है वो उसके साथ ही होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर उनमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी थी यानी उनमें कोई डिफरेंस था यानी ऑपरेशन में जो एरर इंट्रोड्यूस कर सकता था, तो उस अरेंजमेंट की वजह से कि सेंसर और सिग्नलिंग कंडीशनिंग सर्किट साथ होते हैं, इस डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर देते हैं. Standard building blocks. Majority of signal processing circuits use standard block, that is bridges, that वो 2 kind की हैं, DC bridges and AC bridges, और amplifiers और filters. तो ये हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स. सबसे पहले हम देखते हैं अनबैलेंस्ड DC ब्रिज. ये आपके पास अनबैलेंस्ड DC ब्रिज है. इसमें आप देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं और ये जो कि हैं R1, R2, R3 और R4. ये एक अनबैलेंस्ड ब्रिज है. इसमें R2 जो है रेजिस्टेंस जिसका ये E जो है एक्साइटेशन वोल्टेज है और ये E0 जो है ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है.
जिस तरह हम देखेंगे अगली स्लाइड में भी कि जिस तरह ये रेजिस्टेंस वेरी करती है उसी तरह ई नॉट जो है वो वेरी करती है. तो unbalanced bridge has wider applications in instrumentation. The output voltage is E naught which varies with the change of resistance X. ये जो है X जिस तरह वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस R2 वेरी करेगी और इस चेंज की वजह से आपकी जो E नॉट है वो वेरी करेगी. इसमें जो दूसरा टर्म है देखने वाली वो P है जो कि है ये PR और PR. इसको हम P को कहते हैं आर्म रेशियो और द आर्म रेशियो ऑफ द ब्रिज इज P एंड E इज़ द एक्साइटेशन वोल्टेज. E जो है वो आपकी एक्साइटेशन वोल्टेज है और P जो है आपका आर्म रेशियो है. ये एक अनबैलेंस्ड डीसी ब्रिज है. इसकी जो एक्सप्रेशन है E नॉट की अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे कि दिस रेजिस्टेंस दैट इज़ R1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R1 प्लस एक्स प्लस दिस रेजिस्टेंस PR जो कि आ गया ये R1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई PR प्लस R1 प्लस एक्स. और नीचे वाली ब्रांच में हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस R है और ये PR है तो नीचे वाली ब्रांच से आएगा R डिवाइडेड बाई R प्लस PR और ओवरऑल जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्साइटेशन वोल्टेज E के साथ जो कि ये E के साथ. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आर्म रेशियो और X की टर्म्स में ये आ जाएगा PX डिवाइडेड बाई P प्लस 1 प्लस एक्स इंटू P प्लस 1 इंटू E. तो ये E नॉट जो है वो हमने लिख दिया है PX और एक्साइटेशन वोल्टेज E की टर्म्स में. अब हम देखते हैं आउटपुट ऑफ द अनबैलेंस्ड ब्रिज. ये जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है E नॉट वर्सेस X कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉन लीनियर. तो ये हमने P की ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये X वेरी कर रहा है और ये जो है आपकी अनबैलेंस्ड वोल्टेज है E नॉट डिवाइडेड बाई E. तो हम और डिफरेंट वैल्यू ऑफ P जो आर्म रेशियो की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसको हमने प्लॉट किया E नॉट ओवर E को. तो हम ये E नॉट वर्सेस X कैरेक्टरिस्टिक ये आपको दिखा रहा है. इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है. अब हम जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी है यानी हम देखते हैं कि स्मॉल चेंज इन X के लिए जो है एक लार्ज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो आ रही है फॉर P इक्वल्स टू 1. मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज कैन बी अचीव्ड फॉर आर्म रेशियो P इक्वल्स टू 1. इधर से हम देख रहे हैं कि P इक्वल्स टू 1 का ग्राफ जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है. इससे इसका मतलब ये है कि स्मॉल चेंज ऑफ X के लिए एक E नॉट में एक लार्ज चेंज आ रहा है. तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो P इक्वल्स टू 1 आर्म रेशियो के लिए ये ब्रिज है. फिर अगर P इक्वल्स टू 10 के लिए देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल चेंज इन X के लिए लेस चेंज इन P आ रहा है तो ये लेस सेंसिटिव है. और P इक्वल्स टू 100 के लिए उससे भी लेस सेंसिटिव है. तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी तब अचीव हो रही है जब आपका आर्म रेशियो जो है वो है P इक्वल्स टू 1. दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ये जो P इक्वल्स टू 1 के लिए है ये ज़्यादा नॉन लीनियर है. P इक्वल्स टू 10 के लिए ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट हो रही है तो ये थोड़ा कम नॉन लीनियर है. और P इक्वल्स टू 100 के लिए ये ऑलमोस्ट लीनियर है. तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि नॉन लीनियरिटी ऑफ द ब्रिज decreases with increase in the arm ratio P but the sensitivity is also reduced. हम देख रहे हैं कि इधर इसके लिए सेंसिटिविटी जो है मिनिमम सबसे कम है, इसके लिए सेंसिटिविटी उससे ज़्यादा है और ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी है. यानी स्मॉल चेंज इन X के लिए सबसे ज़्यादा चेंज इस केस में आ रहा है, उससे कम चेंज इस केस में आ रहा है और उससे कम चेंज इस केस में आ रहा है. लेकिन P इक्वल्स टू 100 के लिए जो है वो लीनियर ज़्यादा है. तो ये पॉइंट है कि नॉन लीनियरिटी ऑफ द ब्रिज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द आर्म रेशियो. यानी जिस तरह आप P की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लीनियरिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है. फॉर यूनिटी आर्म रेशियो P इक्वल्स टू 1 एंड फॉर स्मॉल x एन अप्रॉक्सीमेट लीनियर रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड. ये हम देख रहे हैं कि जो P इक्वल्स टू 1 वाला ग्राफ का जो इनिशियल पोर्शन है इसमें जो बिहेवियर है E नॉट का विद रिस्पेक्ट टू X वो ऑलमोस्ट लीनियर है. तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया है कि फॉर यूनिटी आर्म रेशियो P इक्वल्स टू 1 एंड फॉर स्मॉल x एन अप्रॉक्सीमेटली लीनियर रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड और वो होगा E नॉट इक्वल्स टू x ओवर 4 इंटू E. ये जो है E नॉट और X के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप आ गई. एक कांस्टेंट एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप. तो ये थे ब्रिज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट आर्म रेशियोज दैट इज E नॉट वर्सेस X कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम देखते हैं पुश पुल कन्फिगरेशन. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज विद सिंगल रेजिस्टिव एलिमेंट एज वन ऑफ द आर्म्स कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विद अ push pull arrangement of the bridge comprising of two identical resistive elements in two adjacent arms. या हम देख रहे हैं कि ये और ये जो रेजिस्टेंस है R3 और R4 जो है ये दोनों आइडेंटिकल है
इधर जो वेरिएबल जो रेजिस्टेंसेज हैं जो वेरी करती हैं वो हैं वाइल द रेजिस्टेंस ऑफ वन सेंसर इज़ डिक्रीजिंग, ये अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी 1 माइनस एक्स की अमाउंट से, द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर सेंसर इज़ इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, ये 1 प्लस एक्स की अमाउंट से इंक्रीज़ करेगी। इस केस में जो ई नॉट और ई का आपस में रिलेशनशिप आएगा वो आएगा ई नॉट इक्वल्स टू आर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस एक्स प्लस आर 1 माइनस एक्स, जो कि है वो ये चीज़ आर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस एक्स प्लस आर 1 माइनस एक्स, और इस केस में होगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो ये 2r बन जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे रह जाएगा 2, और ये आर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फिर हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप आ गया ई नॉट इक्वल्स टू एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई ई। तो ये थी अनबैलेंस्ड डीसी ब्रिज विद पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेंसर्स। इसी तरह हम एक एसी ब्रिज भी देख सकते हैं कि अनबैलेंस्ड एसी ब्रिज है, इसमें अब इनपुट वोल्टेज जो है वो एसी है। अनबैलेंस्ड एसी ब्रिज विद इंडक्टिव सेंसर्स विद पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, इधर जो है वो रेजिस्टेंसेज जो थी वो अब इंडक्टेंस से रिप्लेस हो गई है, और ये है इंक्रीजिंग इंडक्टेंस जो होगी वो L1 प्लस एक्स है, और इसी तरह ये इंडक्टेंस L1 माइनस एक्स इंक्रीज़ करेगी बाय द सेम अमाउंट। इसका अगर ई नॉट रिलेशनशिप रखना तो होगा जे ओमेगा L1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जे ओमेगा L1 प्लस एक्स डिवाइडेड प्लस ए जो जे ओमेगा L1 माइनस एक्स माइनस आर ओवर 2r इंटू ई। इस केस में हमारे पास जो एक्साइटेशन वोल्टेज है दैट इज़ एसी, तो हम कहेंगे एसी एक्साइटेशन। द आउटपुट वोल्टेज इज ई नॉट विच वेरीज विद द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल। द आर्म रेशियो ऑफ द ब्रिज इज पी एंड ई इज द एक्साइटेशन वोल्टेज। अब हम देखते हैं एम्पलीफायर, जो कि एक और स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है इंस्ट्रूमेंटेशन का, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स डिस्कस करते हैं और उनके एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ये सर्किट है, इसमें दो रेजिस्टेंसेज हैं R2 और R1। अब हमें पता है कि एक अच्छा एम्पलीफायर वो होता है जिसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो ऑल इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, ताकि वो लोडिंग ना करे। तो इस केस में जो हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इस केस में हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस इज़ फाइनाइट एंड अप्रॉक्सीमेट विच इज़ इक्वल टू R1, तो ये इन्फिनिट नहीं है, तो दिस कैन लोड द सेंसर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो आउटपुट होती है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। अगर यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज है ई नॉट और यहाँ इनपुट पे वोल्टेज है E1, तो जो ई नॉट ओवर E1 रिलेशन है दैट इज़ इक्वल्स टू R2 ओवर R1, यानी इस एम्पलीफायर का जो गेन है वो हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो फाइनाइट होती है, जिसकी वजह से ये सेंसर को लोड कर सकता है, और जो आउटपुट है वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि इसके आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। ये जो है हमारे पास है अब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस केस में हमारे पास जो इनपुट इम्पीडेंस है इन्फिनिट है, तो हमें लोडिंग नहीं होगी, तो ये हमारे लिए सूटेबल है। इस केस में जो विल परफॉर्म बेटर एंड नॉट लोड द सेंसर सिंस द इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। तो ये एक सर्किट है आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे E1 है, इनपुट टर्मिनल पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे E1 है, आउटपुट जो है वो E नॉट है, रेजिस्टेंसेज जो हैं वो हैं R1 और R2। तो जो आउटपुट टू इनपुट का रेशियो है वो है E नॉट डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R2 ओवर R1। क्योंकि अब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, इस वजह से आपकी जो आउटपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग होगी। और इस केस में भी जो आपकी दोनों रेजिस्टेंसेज हैं दैट इज़ R2 एंड R1, वो दोनों डिटर्मिन कर रही हैं कि आपका गेन कितना होगा। तो E नॉट ओवर E1 इक्वल्स टू 1 प्लस R2 ओवर R1, और चूंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो दिस विल परफॉर्म बेटर एंड नॉट लोड द सेंसर। जो हमारे पास तीसरा केस है ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके केस में हम देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 और R2 जो कि आउटपुट से इनपुट पे कनेक्टेड है, और दो रेजिस्टेंसेज हैं R3 और R4। इसकी
एक टर्म पे इनपुट वोल्टेज है E1 और दूसरी इनपुट वोल्टेज है E2 और E0 जो है ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है। सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है दैट इज़ फाइनाइट और इसकी जो आउटपुट है दैट इज़ ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इनपुट। जो इसका हमारे पास आउटपुट टू इन जो E0 जो आउटपुट वोल्टेज है उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो होगा R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू E2 माइनस R2 ओवर R1 इंटू E1। इफ़ वी सेलेक्ट R4 ओवर R3 इक्वल्स टू R2 ओवर R1, यानी अगर इधर हम इस टर्म को R4 ओवर R3 से रिप्लेस कर दें तो ये जो नीचे आपके पास आ जाएगा R3 और आपके पास ऊपर आ जाएगा R4 प्लस R3। R4 प्लस R3 और R4 प्लस R3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा R4 ओवर R3 और उसको हम रिप्लेस कर दें अगर R2 ओवर R1 से तो ये बन जाएगा R2 ओवर R1 इंटू E2। R2 ओवर R1 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R2 ओवर R1 इज इक्वल टू E0 इक्वल्स टू R2 ओवर R1 इंटू E2 माइनस E1। तो बेसिकली जो ये जो एम्पलीफायर है ये जो डिफरेंस वोल्टेज है E2 माइनस E1 उसको एम्पलीफाई कर रहा है और किस अमाउंट से कर रहा है दैट इज़ R2 ओवर R1 इंटू द डिफरेंस वोल्टेज इज इक्वल्स टू द E0। यानी E2 और E1 का जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई होगा R2 ओवर R1 से और आउटपुट पे वही वोल्टेज आएगी E0 दैट विल बी इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू E2 माइनस E1। Performance of an amplifier. The performance of an operational amplifier is judged by the gain bandwidth product, which is fixed by the manufacturer's specification. Gain basically होगा कि कितनी आपकी कितनी बाय कितनी अमाउंट से आपकी जो है आउटपुट एम्पलीफाई हो रही है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट, और बैंडविड्थ होगी कि किस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ये एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहा है। In the open loop, the gain is very high, around 10 raised to the power 5, but bandwidth is very low. In the closed loop operation, the gain is low, but the achievable bandwidth is high. तो ये ट्रेड ऑफ है कि अगर आप ओपन लूप में ऑपरेट करें तो गेन जो है वो बहुत हाई होगा और बैंडविड्थ लो होगी। अगर क्लोज लूप में हैं तो फिर गेन जो है वो लो होगा लेकिन बैंडविड्थ हाई होगी। नॉर्मली द गेन ऑफ अ सिंगल स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज केप्ट लिमिटेड अराउंड 10, thus large bandwidth is achievable. तो हम देखते हैं कि गेन को 10 के अराउंड लिमिट करके हम लार्ज बैंडविड्थ पे अचीव कर सकते हैं। फॉर लार्जर गेन सेवरल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड। बाकी जो टर्म्स हैं वो भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्पलीफायर किस इनपुट इम्पीडेंस, जिस तरह हमने पहले देखा कि जितनी इनपुट इम्पीडेंस हाई होगी उतनी ही सेंसर की लोडिंग कम होगी और उस वजह से आपका जो सिग्नल है प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र होगा इनपुट पे। तो हाई इनपुट इम्पीडेंस हमारा एम होती है कि इन्फिनिट इनपुट इम्पीडेंस इज़ आइडियल, लेकिन उसके बाद इनपुट इम्पीडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। गेन एंड बैंडविड्थ प्रोडक्ट, जो कि आपको पता है कि गेन भी हम ज़्यादा करना चाहते हैं और बैंडविड्थ भी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये टर्म जो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपका अच्छा एम्पलीफायर होगा। एक और टर्मिनोलॉजी है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बेसिकली आपको ये बताती है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो कॉमन मोड सिग्नल को कितने अच्छे तरीके से रिजेक्ट करता है, यानी वो डिफरेंशियल सिग्नल जो है उसको कितना अच्छा एम्पलीफाई करता है, जो डिफरेंस है उसको कितना अच्छा एम्पलीफाई करता है, और जो कॉमन मोड सिग्नल है उसको कितना अच्छा रिजेक्ट करता है। तो ये है, इसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। जो आपका एम्पलीफायर है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसकी आउटपुट होती है डिफरेंशियल AD इज़ द डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल सिग्नल प्लस AC इज़ द कॉमन मोड गेन मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन मोड सिग्नल। तो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो बेसिकली रेशियो होता है दिस AD का यानी डिफरेंशियल गेन और AC का यानी द कॉमन मोड गेन, और इसके हम 20 log द बेस 10 AD ओवर AC लें तो हमारे पास आता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसमें जितना AD ज़्यादा होगा उतना ही कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अच्छा होगा और जितना AC कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर कॉमन मोड गेन है किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का तो वो एक अनवांटेड चीज़ है, क्योंकि AC ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कम आता है, जो कि एक अनडिज़ायरेबल रिजल्ट है। ये जो मैं बता चुका हूँ कि AD इज़ द डिफरेंशियल मोड गेन एंड AC इज़ द कॉमन मोड गेन ऑफ द एम्पलीफायर। Common mode rejection ratio, that is CMRR, is a very important parameter for instrumentation circuit application, and it is desirable to use amplifiers of high CMRR when connected to instrumentation circuit. यानी हमारे पास ऐसे एम्पलीफायर्स होने चाहिए जो कि कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करें और डिफरेंशियल सिग्नल को एम्पलीफाई करें। तो ये हमारे पास
इस किस्म के सर्किट्स हमें चाहिए होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमारे पास है एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो कि ये हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। द मेजर प्रॉपर्टीज़ आर हाई डिफरेंशियल गेन एडजस्टेबल अप टू 1000, infinite input impedance, large CMMR that is greater than 80 dBs और moderate bandwidth। तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हम देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। It is apparent that no current will be drawn by the input stage of the op amps. Second property, input impedance is infinite. Looking at the input stage, the same current I flows through the resistance R1 and R2। ये जो करंट I है चूँकि ये क्योंकि इनपुट पे कोई करंट नहीं जा रहा तो ये सेम करंट फ्लो करेगा तीनों रेजिस्टेंसेज में से। तो जो ये I है दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस I1 डिवाइडेड बाय R1 दैट, और ये जो करंट है ये भी सेम रहेगा बट ये हो जाएगा EI1 माइनस EI2 डिवाइडेड बाय R2, और जो तीसरा करंट होगा दैट विल बी EI2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये तीन ऑप एम्प्स इसमें लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, दिस इज R1, R2, R1, R3, R3 एंड R4, और ये इसे हम कहेंगे 3 ऑप एम्प इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की एग्जांपल है। इनपुट जो है वो आपके हैं EI1, EI2 और आउटपुट जो है वो है E0। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है द अनबैलेंस्ड वोल्टेज ऑफ अ रेजिस्टेंस ब्रिज इज टू बी एम्पलीफाइड 200 टाइम्स। तो ये हमारे पास जो है ये एक ब्रिज है और ये एक एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, और हम चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रिज की जो अनबैलेंस वोल्टेज है वो 200 टाइम्स एम्पलीफाई हो यूजिंग अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये हम देख रहे हैं कि इसके दोनों इनपुट पे कनेक्टेड है और ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। द कन्फिगरेशन इज शोन इन फिगर बिलो विद आर, जो ये रेजिस्टेंस है आर दैट इज इक्वल टू 1000 ओम, एंड X2 जो है आपका दैट X जो है ये जो पैरामीटर है X, this is equal to 2 into 10 raised to the minus 3. Two amplifiers are available, one with differential gain equals to 200 and common mode rejection ratio equals to 80 dB, and the other with differential gain equals to 200 and common mode rejection ratio 60 dB. तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों एम्पलीफायर्स में जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं उनमें ये है कि इन दोनों का डिफरेंशियल गेन तो सेम है, दैट इज़ AD इक्वल्स टू 200, लेकिन जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो एक एम्पलीफायर का 80 dB और दूसरे एम्पलीफायर का है 60 dB। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ V0 फॉर बोथ द केसेस एंड कंप्यूट एरर्स। तो ये दो एम्पलीफायर्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा 80 dB और दूसरे का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा 60 dB, और दोनों केसेस के लिए हम V0 फाइंड आउट करेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एरर कितना आ रहा है। तो हम देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है कि x इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ और E का हम देख चुके हैं कि दैट इज़ x/4 इंटू द एक्साइटेशन वोल्टेज। ये हम प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको इक्वेशन दिखा चुका हूँ। तो EI जो है वो है x/4 इंटू हमारे पास एक्साइटेशन वोल्टेज थी 10 और x की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ तो x को यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें 2 इंटू 10⁻³ से तो ये 2 जो है ये इसको 4 को 2 बना देगा, उस वो 2 जो है इधर 5 से बनेगा और हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 5 मिली वोल्ट दैट इज़ इक्वल टू VD। अब द कॉमन वोल्टेज टू द एम्पलीफायर इज VC इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स हाफ द सप्लाई वोल्टेज। जो कॉमन मोड वोल्टेज है दैट इज़ हाफ द सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज हमारी 10 है तो VC हो गया हमारे पास 5 वोल्ट। जो हमने पहला एम्पलीफायर कंसिडर किया उसके केस में जो डिफरेंशियल गेन है दैट इज़ इक्वल्स टू 200 और जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दैट इज़ 20 log ऑफ AD ओवर AC इक्वल्स टू 80 dB। तो ये जो एक्सप्रेशन है 20 log AD ओवर AC ये CMRR या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की एक्सप्रेशन है इसमें, और वो हमें गिवन है कि फर्स्ट एम्पलीफायर के लिए वो है 80 dB। तो इसको 20 को अगर हम यहाँ ले जाएँ तो ये बन जाएगा 4 और इसका एंटी लॉग लें तो वो बन जाएगा 10⁻⁴। तो AC को अब हम कॉमन मोड गेन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। AD हमें पता है 200 है तो AC ऊपर चला जाएगा और 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा तो AC विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ दैट इज़ 0.02। हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि जो आउटपुट इक्वेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दैट इज़ द डिफरेंशियल गेन इनटू द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल प्लस द कॉमन मोड गेन इनटू द कॉमन मोड सिग्नल। डिफरेंशियल गेन AD जो है दैट इज़ 200, जो डिफरेंशियल सिग्नल है दैट इज़ 5 मिली वोल्ट्स जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है,
तो ये हो जाएगा 200 इंटू 5 मिली वोल्ट्स, और AC हमने कैलकुलेट किया है 0.02, और दैट इज़, और वो आ गया ये 0.02, और हमने कॉमन मोड वोल्टेज हमें पता है कि हाफ द सप्लाई वोल्टेज है, तो ये आ गया 5। तो ओवरऑल जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ गई 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस 0.02 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। तो हम अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट डिफरेंशियल सिग्नल था वो 500 मिली वोल्ट्स था, और जो डिफरेंशियल गेन था वो 200 है। तो जब 200 को 5 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 1 वोल्ट, लेकिन इस केस में चूंकि हमारे पास 0.02 कॉमन मोड गेन भी आ रहा है, जो कि इस डिफरेंशियल वोल्टेज को से मल्टीप्लाई, जो कि कॉमन मोड वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से रिजल्ट हमारे पास 1 वोल्ट नहीं आया बल्कि 1.1 वोल्ट आया, इस फैक्टर की वजह से, कॉमन मोड वोल्टेज गेन की वजह से, और कॉमन मोड वोल्टेज गेन की वजह। आइडली द वोल्टेज शुड हैव बीन, यही पॉइंट इधर एक्सप्लेन्ड है कि आइडली द वोल्टेज शुड हैव बीन 1 वोल्ट 200 times the bridge unbalanced voltage, but due to the presence of common mode voltage 10% error is introduced। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की थी, आउटपुट वोल्टेज दैट इज़ 1.1 वोल्ट, और एरर, अब ये जो है 0.1 वोल्ट का एरर है, तो दैट इज़ 10% एरर, और दूसरी चीज़ हमने एरर कंप्यूट करनी थी, तो अब हमारे पास 10% एरर भी आ गई। तो ये है फर्स्ट एम्पलीफायर का केस, जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल गेन जो है वो है 200 और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है 80 dB। सेकेंड केस, इन द सेकेंड केस अब हमारे पास बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो 60 dB, ऑल अदर वैल्यूज रिमेनिंग द सेम। फॉर दिस केस अब हम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले केस में कॉमन मोड गेन कैलकुलेट किया है, AC विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.2। देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज जो है वो वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि दैट इज़ डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन मल्टीप्लाइड बाई द कॉमन मोड वोल्टेज। तो डिफरेंशियल गेन जो है वो है 200, और डिफरेंशियल वोल्टेज जो है दैट इज़ 5 इंटू 10⁻³ कॉमन मोड वोल्टेज जो है दैट इज़ 0.2, और कॉमन मोड गेन इज़ 0.2, और कॉमन मोड वोल्टेज जो है 5। तो इस टर्म को अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज़ 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस 0.2 इंटू 5, तो वोल्टेज हमारे पास आ रही है 2 वोल्ट। अब चूंकि हमारे पास कॉमन मोड सिग्नल डिफरेंशियल सिग्नल था 5 मिली वोल्ट दैट इज़ 5 इंटू, और डिफरेंशियल गेन था 200, तो हम चाह रहे थे कि आउटपुट आए 1 वोल्ट, लेकिन इस कॉमन मोड गेन चूँकि अब हमारे पास CMMR जो है वो 80 dB से 60 dB पर रिड्यूस हो गया है, तो हमारे पास कॉमन मोड गेन जो है वो 0.02 से 0.2 बन गया, और वो कॉमन मोड वोल्टेज से मल्टीप्लाई होकर 1 वोल्ट, एक ज़्यादा 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो एन एरर विच इज़ एन एरर ऑफ मैग्नीट्यूड 100% इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी कॉमन मोड वोल्टेज। तो यही हम कह रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वैल्यू है CMMR की, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास जो एरर है वो कम से कम आए। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने देखा है कि हम चाहते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास जो एरर है वो कम आए, ड्यू द एरर ड्यू टू द कॉमन मोड गेन। थैंक यू।